पहला क्वेश्चन ना थोड़ा सा लाइट सा आया है। अभी आज एपिसोड 193 उसके क्वेश्चन के आंसर्स देने बैठी हूँ। काफ़ी बीच में गैप हो गया, शादी में बिजी थे, लेकिन उस चक्कर में लिव लाइफ इजी का एक एक्स्ट्रा आ गया, तो कंटिन्यूएशन तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पर गैप हो गया। तो आज देखते हैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं या कम हैं। जितने भी हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का एपिसोड शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आओ बहन बातें करें। देखो, ये था कि दीदी मेरे हस्बैंड के साथ अगर मुझे फ़ोटो खिंचवाने हों तो मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठाती हूँ। ऐसे करो, रोमांस भी करना होगा तो मैं ही आगे से पहल करती हूँ। वह तो कभी आगे से मेरा हाथ तक नहीं पकड़ते, मैं ही पकड़ूँ, मैं ही सब करूँगी, क्या है। देखो, इतना अजीब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि मेल जो है वो ज़्यादा पहल करेंगे या कुछ और है, लेकिन ठीक है, अगर आप पहल कर भी रहे तो क्या ही दिक्कत है। नहीं होता, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या कुछ भी है, उनको नहीं है वो चीज़ कि हाँ स्टार्टिंग, या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि वो चाहते हैं कि जब आपकी इच्छा होगी आप खुद जो भी करना होगा आप कर लोगे, है ना। तो वो वाली चीज़ भी है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपका ही सम्मान है, इग्नोरेंस नहीं है। ये हैबिट होती है कई लोगों की एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ओके होना चाहिए उसके साथ आपको। बात यह है कि जो भी आपको मूवमेंट्स क्रिएट करना है वो हो रहे हैं, तो क्या मैटर है कि आपने शुरू किया या उन्होंने, पहली चीज़। अब दूसरी की फ़ोटो, देखो फ़ोटो खिंचवाना ना, मुझे लगता है बहुत कम मेल के बारे में आपने सुना होगा कि वो बड़े शौकीन हैं फ़ोटो खिंचवाने के। कुछ लोगों को होता है शौक, वो खिंचवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही है। और वो ना परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल होते हैं, अच्छे पति हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ फ़ोटो में कूद कूद के आगे आएंगे, खुद ही करेंगे सब कुछ, तो ही वो अच्छे पति हैं। तो बात यह है, अगर आपका मन रखने के लिए भी वो फ़ोटो में आ जाते हैं और हो सकता है उनको बिल्कुल ही पसंद ना हो, तो भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ इतनी बात याद रखो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके। तरह तरह के हस्बैंड होते हैं, तरह तरह के रिलेशनशिप होती हैं हमारी, उनमें से एक ये भी है ना। लेकिन ये नॉर्मल है और मज़े से अपनी इसी लाइफ को एंजॉय करो, इसी तरीके से जैसे रहने लगते हैं वैसे की आदत पड़ जाती है ना। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये आराम से रहो इसमें। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं जब भी मायके जाती हूँ, कितने ही दिन हो जाए, मेरे हस्बैंड बात नहीं करते, लेकिन जब ससुराल में रहती हूँ तो अच्छे रहते हैं। लेकिन सेक्स के टाइम मुझसे ये बात दिमाग में रहती है कि आप इतने अच्छे से रह रहे हैं, वैसे बात ही नहीं करते। जब मायके जाती हूँ तो मैं उन्हें ये बात हर बार कहती हूँ कि फ़ोन नहीं करते, लेकिन हर बार वैसे ही करते हैं। मुझे लगता है कि हमें वो याद ही नहीं करते। जब मैं दूर हूँ तो वो प्यार नहीं करते। अब ये दिमाग में रहता है मेरे। ये भी आप वही वाली बात है जो मैं अभी पिछले कमेंट में कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन करेंगे वो जब आप मायके में हो। इसका भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोच के देखो कि मेरी बीवी मायके गई है एंड मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। वो अपनी लाइफ जी रही है, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपना चिल मार रही है, थोड़ा सा इंजॉय कर रही है अपनी पुरानी लाइफ, और मैं यहाँ हूँ। तो ये भी आपके रिलेशन को एक फ्रेश वो देने के लिए ज़रूरी होता है, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ गैप। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हस्बैंड हमें मायके में फ़ोन नहीं करते तो वो हमें याद नहीं करते। हो सकता है याद हमारी आती हो, उनके दिमाग में एक ख्याल आया, खुशनुमा सा निकल गया, वो अपने काम में बिजी हैं, है ना। तो ये इतनी बड़ी बातें नहीं होती। ये मैं सही बताऊँ, इस एज में मैं कह सकती हूँ चाइल्डिश बातें होती हैं कि फ़ोटो खिंचवानी है तो मैं ही क्यों खींचूँ, रोमांस शुरू करना है तो मैं ही क्यों करूँ, मैं मायके गई हूँ तो वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। ये सब ना छोटे, मतलब जब होते हैं तब की बातें होती हैं। समझदारी की बात ये है कि आप समझते हैं, आपके वाइब्स मैच होती हैं, आप वो फीलिंग उनकी महसूस कर पाते हो। जब आप साथ हो तब बहुत अच्छे से रहते हो। और एक से है तो आप हो नहीं, दो अलग अलग जीव हो, तो सारी चीज़ें एक सी तो होंगी नहीं। आप कुछ और सोच रहे होंगे, वो कुछ और सोच रहे होंगे। मुद्दा ये है कि एक दूसरे की अगर इच्छा का मान रखते हुए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा वो, तो आपकी रिलेशनशिप बढ़िया और सामान्य है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। वहाँ जब जाती हो तो अपने हस्बैंड के बारे में ना सोच के मायके में जाती हो, मायके की वाइब्स एंजॉय किया करो। और जब यहाँ आओ तो यहाँ आराम से रहो। अच्छा ही है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अब सोच के देखो, आप अपनी सहेली के साथ कहीं अपने गप्पे मार रहे हो या कहीं घूम रहे हो और वहाँ से हस्बैंड फ़ोन कर करके बार बार अपनी बातें करते रहें, है ना। उससे बढ़िया वही है ना कि आप एक तरफ होके अपना वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। तो ये भी एक उनका सोचने का एक पॉजिटिव, अगर आप सोचो इस सीन में कि पॉजिटिव क्या है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड कभी भी अपने ऑफिस से जल्दी नहीं आते। जब से उनकी
उनकी मैन आई है तो अब जल्दी आने लगे हैं, माँ होगा, उनकी माँ आई है और देर से जाने लगे हैं। अब मैं उसे उस दिन कह दिया, जब से तुम्हारी मम्मी आई हैं तब से तो तुम जल्दी आ जाते हो, देर से जाते हो। उस दिन ताना मार रहे थे कि हाँ माँ तो माँ होती है, ये है माँ का प्यार, मुझे जला रहे थे, बताइए मैं क्या करूँ। कुछ मत करो, हो सकता है वो अपनी मम्मी को कहीं निगलेक्टेड फील ना हो जाए, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करके चल रहे हैं और आप पर उन्हें भरोसा है कि हाँ ये तो मेरी पत्नी है ना। ये ऐसा ही है कि हम किसी के सामने थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहे हैं और किसी के सामने हम बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो ये कोई आपको इन्फीरियरिटी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ इसमें भी अगर पॉजिटिव देखो, सारे क्वेश्चन एक से ही आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, तो उसमें भी अगर देखो तो चाहे अपनी माँ के बहाने से ही आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आ रहे हैं जल्दी और देर से जा रहे हैं। तो आप इंजॉय करो ना, आपको अपना पति घर में चाहिए था। अब आप इस पर मत पटको कि मेरी वजह से नहीं है, ये मम्मी की वजह से। अरे जिसकी वजह से भी था, आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है, तो इन्जॉय करो। नेक्स्ट, मैम मेरी सास मुझसे बिना बात के उल्टा सीधा बोलती रहती थी, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, उसको तो मैंने जवाब दे दिया, सास को तो मेरे हस्बैंड उल्टा मेरे से लड़ाई की और अलग कमरे में सेकंड फ्लोर में, जहाँ भी मैं भी रहती हूँ, 1 महीने से रह रहे हैं, माँ भी, पता नहीं क्या लिखा है, और मुझे देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। इसके पहले भी ऐसा कर चुके हैं, खाना बस खाते हैं, मैं बना देती हूँ। तो मेरा एक 9 साल का बेटा है, एज 29 है, MPTET TET गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब मैंने सोचा है आगे से उनके साथ फिजिकल नहीं होंगे और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी सास एक बार लड़ाई हुई थी तो घर मेरी ननद को देने के लिए बोल चुकी। वैसे मेरे पति कभी कभी अच्छे से रहते हैं मेरे साथ, और जब मेरी उनसे कभी बातचीत हो जाती है तो मेरी सास हम दोनों की लड़ाई में आके और पति को अपने साथ नीचे के फ्लोर में रहने को बोलती है। मेरे हस्बैंड उसकी सारी बात भी मान लेते हैं और मेरे पास ना जाने और पैसे ना देने को बोलती है। मेरे पति उसकी बात मान चुके हैं, 1 महीने के बाद मुझसे खुद ही बात करने लगते थे, पर अभी फिर वही कर रहे हैं। और एक बार हस्बैंड लड़ाई हुई है तो मुझे मायके से ना आने और सिर्फ बच्चे बस को आने का बोले थे, तब भी मैं आ गई थी, कोई कुछ नहीं बोला। मैम मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके जिस कहते हैं ना, जिस घर में अगर बड़ों की अकल पे पत्थर पड़े हुए हों तो उस घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बच्चे बच्चे होते हैं, मैच्योरिटी आते आते आती है, रिश्ते में हम रमते 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 हैं, तो जो हमसे गलतियां होंगी वो हमारे से जो बड़े लोग हैं, टेक्निकली उनकी ड्यूटी है या कह ले उनका एक्सपीरियंस होता है कि भाई उनको पता होता है हमारे लिए वो चीज़ें बड़ी हैं। जैसा अभी मैं कह रही हूँ आपसे कि ये चीज़ें चाइल्डिश हैं, लेकिन जब मैं उस एज में थी मुझे भी यही सब चीज़ें इतनी ज़्यादा खटकती थी, तो काश कुछ किसी ने मुझे भी यही कहा होता कि भाई ये बचपना है, असली चीज़ आपको समझ में आएगी आते आते, तो शायद तब ना आती, लेकिन मैं रुकती तो कि शायद भाई हाँ मैं ज़्यादा कर रही हूँ, एक तरीके से ऐसे सोचती तो। अब जहाँ पर हमारे घर के बड़े ही है कि लड़ाई हो गई तो तू नीचे आके सो जा, भाई पति पत्नी है, अलग सोना कोई हल थोड़ी है। अगर झगड़ा भी हो गया तो बैठें बात करें, या नहीं भी बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक साथ रहेंगे, तभी तो जाके सॉर्ट होंगी चीज़ें। आज नहीं तो कल, 10 दिन 15 दिन, तो जो झगड़ा इस तरीके से महीने भर चल रहा है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता अगर वो एक साथ ही रह रहे होते। लेकिन जब घर के बड़े ही उल्टी बात सिखा रहे हैं तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं आपकी, है ना। ये परेशानी हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो जो जॉब की तैयारी कर रहे हो वो तो लड़ाई हो ना हो, अगर आप कैपेबल हो तो जॉब करने के लिए तैयारी तो करनी ही चाहिए, ठीक है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है कि करूँ नहीं करूँ। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो कि अब मैं सोच रही हूँ मैं इनके साथ फिजिकल नहीं होंगी, देखो ये कोई हल नहीं होता। या तो आप बिल्कुल रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, डिवोर्स ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब कुछ है, आपको एक पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मेरे को अपने पति के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना है, मुझे इस शादी में रहना है, आराम से अपना सुखमय वैवाहिक जीवन बिताना है। तो ये वाला पॉइंट दिमाग में बिल्कुल कभी मत लाओ कि नहीं मैं तो इनसे ऐसे बदला लूँ। मतलब वही कहते हैं ना, जैसे पहले के एक कहावत भी होती है कि औरतों के पास बस यही हथियार होता है, तो वो चीज़ इसको अलग रखो। आपकी बात है, आपके मतभेद हैं, आपके विचार है, वो एक अलग तरीके से रखो, लेकिन जब भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ नॉर्मल है, ये कुछ नहीं होता कि जब अब ये सही हो जाएंगे तो मैं ये करूँगी, वो नहीं। झगड़ा चल रहा है, लेकिन जब राजी हो गए तो राजी रहो, है ना। अब दूसरी चीज वो है, देखो हो सकता है जब ये कह रहे कि झगड़ा हो गया, आपकी सास ने कह दिया कि मैं मकान ननद को दे दूंगी, हो सकता है आपके पति के पेट में यही दर्द हो जाता हो कि भाई लड़ेगी ये, मेरा मकान हाथ से चला जाएगा, तो इसलिए ये कि बहू को लड़ने तो जो लड़ रही है, मैं तो अपनी माँ से बना के रखूँ, एक पॉइंट ये भी हो सकता है। तो यू नेवर नो, जब आपको सारी बात पता ही नहीं है, जब उनकी इतनी ज़्यादा घुट रही है कि अंदर क्या चल रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको क्या करना है, अभी अपना पेपर की तैयारी कर रहे हो वो करते रहो,
नॉर्मल चल रहा है, आप खाना बना रही हो, वो खा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, वो उनका गुस्सा दिखाने का तरीका है, उसको ले लो कि हाँ भाई ठीक है, नाराज़ आदमी क्या करेगा, यही कर रहा है। कभी महीने सवा महीने में जब भी उनके नॉर्मल होंगे, बल उतरेंगे, बात करेंगे, बात कर लेना, नॉर्मल रहो। वो बचपना दिखा रहे हैं, आप मैच्योरिटी दिखाओ, ये चीज़ काम करेगी 100%। लेकिन वो बचपना दिखा रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा दिखाऊंगी, उन्होंने मुझे ये कह दिया, अब मेरी चाल ये होगी। देखो इनमें चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी कि सुधरेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि अभी सब लोग मिलके आपके रिश्ते को ख़राब करने में लग रहे हैं, आप उनकी मदद मत करो, आप नॉर्मल रहो। ठीक है, आपके पति समझदारी से काम नहीं ले रहे, आप लो, शांत रहो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, जब उनका गुस्सा उतरे नॉर्मल होए, नॉर्मल बात कर लो, ठीक है। कभी तो उनके दिमाग में आएगा कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कितने कितने तमाशे कर देता हूँ, मेरी पत्नी बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। जिस दिन एक बार भी ये चीज़ दिमाग में आ गई, उस दिन समझ लो आपकी आधी नैया पार लग जाएगी। और एक बार आपका और आपके हस्बैंड का बॉन्ड बनना शुरू हो जाए ना, फिर चीज़ें सुधरती हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे मई में वैष्णो देवी जाना है। मैं कुछ टाइम पहले गिर गई थी तो मेरा पैर अभी फ्रैक्चर है, तो क्या मुझे वॉक करके वहाँ जाना चाहिए? आप तो वैष्णो देवी गए हो, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी, तो प्लीज़ बताना क्या वॉक करके जाना सही होगा? अभी अभी फ्रैक्चर है लिखा हुआ है, तो देखो अगर ताज़ा ताज़ा सही हुआ है, वहाँ जिनके सीधे पैर होते हैं उन्हीं के टेढ़े मेढ़े वो वापस आते हैं, है ना। कोई बहुत ही एथलेटिक बॉडी का है तो बात अलग है। या मैं आपको देख के इस बार चौंक रही थी कि तीनों ये लोग साथ थे, मैं हर बार टेढ़े मेढ़े चलते हुए वहाँ से आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सीधी आई हूँ इस बार। जिस टाइम उतर रहे थे बस हल्का सा तब लगा, लेकिन बाद में आके एक रात बाद ही अगले दिन में बिल्कुल सही थी। तो ये ना वहाँ की भाई कृपा है। लेकिन आप नॉर्मली, आपको पता है आपके पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि आप वहाँ पे जाने के पंगे लो, पैदल जाके भी, या फिर उस पर भी अगर खच्चर वगैरह भी करके जाते हो, क्योंकि उसमें भी पैर लटके रहते हैं, झटका लगता है। तो वहाँ जाना एक टास्क है। कोशिश ये करो जब आप फिजिकली फिट हो, अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस हो, तो जाओ। मैं ये कभी नहीं कहूँगी नहीं भैया टूट रहे हो कोई बात नहीं, माता रानी सब संभाल लेंगी। वहाँ जाके आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, है ना, माता रानी संभालती हैं, शक्ति देती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी हमें लगा के चलना चाहिए कि हम बिल्कुल बीमार हैं और हम वहाँ चले जाएं कि माता रानी संभाल लेंगी, तो वो गलत है ना भाई। वहाँ फिजिकल काम है। तो आप अगर अभी अभी हुआ है, जैसे हम मई में जाना है और अभी आपका फ्रैक्चर हुआ है, अब अप्रैल चल रहा है, तो एक सवा महीने में मुझे नहीं लगता कि इतनी जान उस टूटी हुई हड्डी में आ जाएगी कि वो इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़ के भी आप सही रहो, ठीक है। तो थोड़ा और टाइम ले लो मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट, आप सुबह पूजा में क्या क्या पाठ करते हो भगवान के? थैंक यू। मैं तो मंत्र पढ़ती हूँ छोटे छोटे सारे भगवान जी के, 7 बार, 11 बार, 5 बार, जैसा जिसका मेरा मतलब मन करता है। अगर हस्बैंड बर्थडे के विश ना किए तो क्या करें? कुछ ना करें, जब उन्हें याद आए तो बता दें, थोड़ा सा एक मीठा सा ताना मार दें बस। अब इस चीज़ पे कलेश तो करना मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि बर्थडे था, उन्होंने विश नहीं किया, हमारा मूड ख़राब हो गया। अब हम उन्हें सुनाने के लिए या कुछ और करने के लिए और कलेश करें तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा और ख़राब होएगा। अब दूसरी कंडीशन मान के चलो कि ठीक है विश नहीं किया, आपको थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन आप नॉर्मल रहे, आपने रिएक्ट नहीं करा, आपको जो करना है आप कर लिए, उन्हें थोड़ा सा एक मीठा सा ताना दे दिया, तो कलेश तभी भी हुआ लेकिन थोड़ा सा होके ख़त्म हो गया। अब इस बात पे तमाशे करोगे तो बर्थडे हमेशा कड़वी याद की तरह रह जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, यूट्यूब चैनल है वह डिलीट करके दूसरा वाला शॉर्ट नहीं तो चैनल ओपन करना चाहती हूँ, पहले वाला डिलीट करूँ और जीमेल आईडी सेम हो तो चलेगा क्या दीदी? मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ, आप करके देख लो, क्योंकि मैंने जब भी चैनल बनाया है तो नई आईडी से ही बनाया है ना। तो पुरानी आईडी से एडसेंस वगैरह भी कनेक्ट हो जाता है या कुछ और है, तो मेरे ख्याल से तो वही है कि कितनी देर लग रही है, नई ईमेल आईडी बनाओ और उससे बनाओ नया चैनल। नेक्स्ट, हाई, हेयर के लिए टिप्स बताइए दी, मेरे हेयर बहुत गिर रहे हैं इसलिए बताइए मैं कौन सा ऑयल यूज़ करना, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं बताइए दी। देखो अभी जो नॉर्मल मेरा चल रहा था ना, वो फ़िलहाल कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा। सेसा ऑयल भी लगाया था तो वो जड़ों से तो काम कर रहा है, लेकिन जो मेरा यहाँ का हिस्सा है, जो लेंथ में मेरे डैमेज मुझे समझ में आ रहा हो गया, वो नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्योर स्किन की किट ऑर्डर करी है, वो आ जाएगी अभी एक आध दिन में ही, और जब मैं उसे यूज़ करूँगी अगर वो अच्छी निकलती है, मुझे लगता है कि हाँ काम कर रही है, 1-2 वॉश में ही पता चल जाएगा, तो मैं फिर उसको सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ कोई भी माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करो, ठीक है ना, हार्श केमिकल से बचो।
और ज़्यादा एक्सप्लोर करने से भी बचो। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो सेट हो जाती है कि हाँ ये वाली चीज़ सही काम कर रही है, फिर उस पर अटके रहो, चाहे वो क्योर स्किन हो या फिर आपका कोई और शैम्पू हो। तो अभी जो सबसे माइल्ड शैम्पू है जो मेरी नज़र में अभी लग रहा है वो डव है, लेकिन डव से भी बहुत लोग कहते हैं कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं। पेंटीन अच्छा है, तो मैं तो इन दोनों पे ही अभी तक रिलाय कर रही थी शैम्पू के बेस पे, लेकिन अब मैं क्योर स्किन वाला भी ट्राई करने वाली हूँ। अभी एक आध दिन में मेरी किट आ जाएगी। नेक्स्ट, हाय दी, तो आपको अकॉर्डिंग मैं हेयर्स में क्या करूं, बाल उलझे रहते हैं काफ़ी, मंथली हर्बल स्पा ले लूं, पार्लर में आप मेरी साइड होते तो क्या करते। इनका एक कमेंट आया था, ये उससे रिलेटेड है, जिन्हें नहीं पता है किस बारे में बात करें, कि इनके बाल जो हैं वो उलझते बहुत हैं और इस चक्कर में ये उनको मैनेज नहीं कर पाती। तो देखो, उलझने से बचने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, गीले सूखे जब बाल होते हैं, डैम्प हेयर जो रहते हैं, उनमें अगर आप सीरम लगा लो तब भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना। और इसके उलझने का सिंपल रीज़न वही होता है कि बालों में फ्रिज ज़्यादा है, अगर उनमें मॉइस्चर बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली मैनेजेबल से हो जाते हैं, है ना। तो धूप में, खुले बाल धूप में ज़्यादा रहना वो भी है, हीटिंग प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल मत करो। और दूसरी चीज़ जो है उन्हें सुलझाने के लिए अगर आप ये ले रहे हो ना हर्बल स्पा वगैरह, स्पा तक ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं लगाते, वो आप ले सकते हो और बेनिफिशियरी भी रहते हैं, खैर हो जाते हैं मैनेज उससे बाल। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो स्पा वगैरह तो ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। नहीं तो आप घर में भी, अभी तो गर्मी है, सर्दियों में गर्म तेल की मसाज कर लो, उससे भी बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपके बाल मतलब उलझने बंद हो जाएंगे। जो सीरम होते हैं लिवॉन जैसे जो रहते हैं, स्ट्रीक्स का भी आता है, वो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के नाम से भी आते हैं कुछ एक, और बाकी उनका काम यही रहता है कि वो बालों को उलझने से बचाते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा सही। नेक्स्ट, हेलो दी, एक बेटा है, नॉर्मल हुआ जनवरी में, बेटी हुई है जो सिजेरियन से हुई है, अपने वेट को कैसे कम करूं, 28 ईयर्स की हो गई हूँ। देखो ये सब ना मुझे लगता है, मतलब मैं अपने पे देखूं या मेरे अपने जो और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन से वेट ज़्यादा बढ़ जाता है या नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, वेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में कुछ कैलोरी जमा हो रही है, फैट जमा हो रहा है, उसी से तो वेट बढ़ रहा है। वो बर्न हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। अब उसे बर्न करने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकल, वो आप घर के काम में करो या एक्सरसाइज में करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसमें और इजाफा ना हो इसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आपका शरीर ऐसा है कि थोड़ा सा खाने से ही फूल जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं जो फैट वाले प्रोडक्ट हैं वो कम करने पड़ेंगे। आलू है, अनाज वाले जो चावल रोटी ये सब चीज़ें हैं, ये कम करनी पड़ेगी, फाइबर बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल ही है इसका मेन वेट कम करने का। बाकी अगर थायराइड वगैरह की वजह से बढ़ रहा है, ये कुछ और है, उसकी आप ये कि हार्मोन की दवाई ले लो। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ता है तो वो हमने उस टाइम बच्चे की सेहत के लिए खाया है, वो शरीर में हमारे जमा हो गया। अब उसी बच्चे को जब पालने में हम रात दिन दौड़ते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, तो वो बर्न भी हो जाता है। और नहीं हो रहा तो 6 महीने के बाद, सिजेरियन के भी आप 6 महीने के बाद अपना टारगेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अपनी डाइट देखो कि कहाँ आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, और काम फिजिकल अगर नहीं करते हो किसी भी रूप में एक्टिविटी बढ़ा दो। तो जब वो अपने आप शरीर में से पिघलनी शुरू होएगी, जो फैट जमा हुआ है, वेट क्यों नहीं कम होगा, फिर ऑटोमेटिक होता है वो, उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। खाना छोड़ सकते हो, कम कर सकते हो तो खाने पे कंट्रोल करो, काम उतना ही रखो। अगर खाने पे कंट्रोल नहीं है, खाना उतना ही रखना है, तो फिर यह है कि काम बढ़ाओ, एक तरफ आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट, दीदी मैं वही हूँ, मेरे हस्बैंड जेठानी के पास खाना खाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। संडे को तो ऐसा हुआ, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई हैं, मुझे ले चलो। तो सभी लोग वहीं पर खड़े थे, जेठ भी जेठानी दी, मैंने 5 से 7:30 तक बहुत बार रिक्वेस्ट की, तब भी नहीं ले गए। उन्होंने बोला कि मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड 8 साल शादी को हो गए, मेरे मैके जाते नहीं। अब बता रही है मैं भी नहीं जा रही है, शायद मैं बहुत परेशान, मैं बहुत हूँ। मैंने हाथ तक जोड़ लिए अपने हस्बैंड के, दीदी सारी बात अपने भाई की मानते हैं। हस्बैंड मेरी जेठानी से बोलती नहीं हूँ, तो जेठ जेठानी को ये लगता है हमारे पास आती गिड़गिड़ाती तब हम भेजते तुझे लेकर, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। अगर बात इतनी नाक पे आ गई है ना, तो आप छोटी बच्ची नहीं हो, आप अकेली चली जाती, सिंपल। अगर बात इतनी ही बिगड़ चुकी है तो फिर अकेले जाना चाहिए था आपको ऐसे मौके पे।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने 13 से स्कूल ज्वाइन किया है, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कोई घर खर्च नहीं देते, स्टिचिंग भी करती हूँ, एक बेटा है 4 साल का, स्कूल जाता है, कैसे मैनेज करूँ बिना किसी के सपोर्ट के, टेंशन हो रही है बहुत, प्लीज़ हेल्प दी। 13 से आपने स्कूल ज्वाइन किया है, एक बेटा है आपका 4 साल का, या तो बेटे को अपने साथ वाले स्कूल में रख लो तो काफ़ी आसानी आपकी हो जाएगी, है ना। और अगर नहीं ऐसा है तो फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है कि कोई फिर हस्बैंड नहीं है तो कोई और, या फिर आपकी टाइमिंग ऐसी ना है कि जब बेटा आ रहा है तभी आप भी, लेकिन 4 साल का है उसकी छुट्टी जल्दी होती होगी, तो जो बेस्ट आइडिया है आपके लिए वो वही है, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो ना उसी स्कूल में बेटे का एडमिशन करा लो, बेस्ट है ऑप्शन वो। थोड़ा पढ़ाई 19-20 भी हो ना इधर उधर तो भी आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ऑप्शन वही है। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे ससुराल वाले बहुत टॉक्सिक, स्टार्टिंग में मेरी उनसे नहीं भी क्योंकि वो डाउरी मांगते थे और मेरे पेरेंट्स को इंसल्टेड करते थे, इस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को ससुराल आने से मना कर दिया। क्योंकि एक बार मेरे जीजा अपने भाई की शादी का कार्ड देने आए तो उन्होंने सीधे मुंह नहीं दिया और बोला ऊपर फ्लोर पर जाओ वहाँ दो कार्ड, क्योंकि मैं अलग हो गई हूँ। और मेरे ससुर ने लड़ाई में ये भी कहा था इसके माँ बाप हमारे घर में पैर नहीं रखेंगे, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। तब मेरा कोई भी रिलेटिव घर नहीं आता, ना ये किसी फंक्शन में बुलाते हैं। अब मेरे चाचा के लड़के की शादी है, वो कार्ड देना चाहते हैं, टीपी मैंने कह दिया तब होगा ये। अब मेरे पति को व्हाट्सएप कर दो और कॉल कर देना। जब उन्होंने कॉल की तो मेरे हस्बैंड पिक नहीं कर रहे और मुझसे लड़ाई कर रहे हैं कि तूने घर क्यों नहीं बुलाया, तेरे बाप लेकर ना जा आ सकता था चाचा को। मैंने कहा आपके पेरेंट्स इंसल्ट करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते और मुझसे नाराज़ बैठे हैं। मेरे सास ससुर में बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, मेरे हस्बैंड को ये बात समझ में नहीं आती, क्या करूं। अब कह रहे हैं मैं शादी में नहीं जाऊंगा, जा तू ही जा, और तेरे भाई की शादी में जाऊंगा क्योंकि तूने हमारी बेइज्जती कराई है। वो ऐसा इसलिए भीग रहे हैं क्योंकि मेरे देवर का भी रिश्ता नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। मेरे ये नहीं समझ में आता, जब इतना कलेश हो रहा होता है और यहाँ पे बात आ जाती है कि जा तू जा, तो ऐसे कलेशी आदमी को गले में लटका के जाने से बढ़िया आप अकेले क्यों नहीं चले जाते अपने घर के फंक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भी दामाद जी क्यों नहीं आए, कह दो नहीं आए, नहीं आते, बात खत्म। और झूठी इज्जत बचानी है, नहीं कहना नहीं आते, 10 काम है आदमी को, कि ऑफिस का काम था कुछ था नहीं आए, बहाना बना दो। लेकिन वो आदमी बेमर्जी के वहाँ जाए, आपके घर के काम में रंग में भंग डाले, कलेश करे, आप भी इंजॉय ना कर पाओ, आप उसी का मुंह सीधा करती रह जाओ, उससे फ़ायदा क्या है, क्या इज्जत बढ़ जाएगी ऐसे आदमी को साथ ले जाने से। और किसके सामने इज्जत बढ़ा रहे हो, घर वालों को आपको वैसे पता है कि वो कितना नमूना है। तो जब यहाँ तक बात आ जाए ना कि भाई मैं तो जा नहीं रहा, मेरे घर वाले नहीं जा रहे, तू जा, तो चले जाए करो, अटेंड करो शादी, आ जाओ चुपचाप, ना वहाँ की कोई बात करो ना कुछ करो, वहाँ जाके अपना खूब मज़े करो, सिंपल रखो चीज़ों को। अब उन्हें साथ में लटका के ले जाने के ही ये सारे रायते फैले हुए हैं कि ये भी जाएं, इसलिए उनसे फ़ोन करवा रही हो, ये करवा रही हो, वो करवा रही हो। जब इतना कुछ हो गया ना, क्यों बीच में पड़ के उन लोगों को आपस में हमें भिड़वाना है जो मिलने ही नहीं चाहते। केवल वो हमारी वजह से वो लोग भी, इधर की पार्टी भी उधर की पार्टी भी। अगर हम सिंपल ये हो जाए कि भाई मेरा रिश्ता उनसे है, मैं निभा लूँगी, तुम्हें नहीं करना मत करो, हो गई चीज़ें सॉल्व। बेइज्जती इसमें तुम्हारी थोड़ी ही है सारी, उन लोगों की भी तो है कि रिश्ता जोड़ा था, रिश्ता तुमने जोड़ा था क्या उन दोनों का, नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले और पियर वालों ने मिलकर तुम्हारी शादी कराई, अब उनके आपस में ही नहीं बन रही, तो बेइज्जती उनकी है ना, हमारा क्या है बीच में। अगर अकेले जाने तक बात आ जाती है तो चले जाया करो, और ज़्यादा फालतू उसमें ना बोलो, ना वहाँ के आके यहाँ बताओ, ना यहाँ के आके वहाँ बताओ, जाओ शादी अटेंड करो, आ जाओ। नेक्स्ट मैम, मैं एक नॉर्मल कॉलोनी में रहती हूँ, इन लॉज अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, मेरा 6 साल का बच्चा है, मेरी कॉलोनी में बड़े बच्चों का ग्रुप है, वो बच्चों को तंग करते हैं, बच्चे के रिप्लाई करने पर वो उसे ग्रुप से आउट कर देते हैं, मेरे इंटरफेयर करने से वो बच्चे से बोला लेते हैं, बदला लिखा होगा। आप बताएं मैं बच्चे को कहाँ रखूँ, एंड अगर यहीं रखना हो तो कैसे मैनेज करूँ। अपने बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा उनको डील करना सिखाओ, और लगता है कि हार्ड टू हैंडल है तो बस नाम चार के लिए जाए ताकि अनसोशल ना कहलाए या कुछ भी है, या उसे पता होना चाहिए भाई हम एज अ पेरेंट हम कब तक प्रोटेक्ट करेंगे, लाइफ में बाहर तो निकलेगा ही बच्चा, लेकिन पैनी निगाह रखो कि भाई आपके बच्चे को कोई ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, लगे जहाँ भी कि भाई लिमिट छूने को है, बच्चा अपना बुला लो। मुश्किल तो है ही, लेकिन उसको नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखो तो उसको बिल्कुल अलग करना भी ठीक नहीं है, और वहाँ पे उन मतलब दबंगई सी चल रही है तो उन बच्चों में अपना बच्चा छोड़ देना भी ठीक नहीं है। तो आपको थोड़ा सावधानी से बच्चे पे निगाह रखते हुए थोड़ा थोड़ा छोड़ता है
कि जा खेल ले, लेकिन निगाह रखो कि क्या चल रहा है, फ्री मत हो वहाँ भेज के। नेक्स्ट मैम, अगर आपके हस्बैंड आपको बताएं कि उन्होंने 5 साल पहले आपको चीट किया है तो आप क्या करोगे? कि आपका मन करेगा उनके साथ रहने का? आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचेंगी? आपको लगे कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं तो? देखो, अभी तक जब तक मैं पढ़ रही थी ना, आधे तक मेरा दिमाग अलग चल रहा था, लेकिन बीच में आया नीचे लास्ट की, अगर आपको लगे कि कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं तो वहाँ तो बैलेंस हो गया, कुछ गलती हमने करी, कुछ वो करी आए, तो अब ख़त्म बात। ओवर थिंकिंग के लिए कुछ बचा नहीं, बराबरी हो गई। लेकिन अगर मान लो हम बिल्कुल ईमानदार रहे, हम बिल्कुल सही चले, हमने कोई फालतू का सीन नहीं किया था, नॉर्मल था सब कुछ, और उन्होंने 5 साल पहले चीट कर दिया और अब वो गड़े मुर्दे अब हमें बता रहे हैं, हमें उस टाइम पे पता भी नहीं चले, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए तो हम हिल जाएंगे। लेकिन फिर अगर मैं ऐसी कंडीशन में, वैसे तो भगवान ना करे, लेकिन अगर मैं रख के देखूँ तो जो इस बीच का टाइम जो चला है 5 साल, उसको ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वो चीटिंग वन टाइम थी, छोटी सी थी, उस टाइम होके सब खत्म हो गया, अभी सब नॉर्मल चल रहा है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करो। और आपको लगता है कि यार ये तो सारा, मतलब एक वो मुझे पता लग गई, अभी इस बीच में भी जो चल रहा है वो शायद इस तरीके का ही हो, अगर आपका विश्वास इस तरीके का हिल गया उनका व्यवहार देख के, तो फिर आपको वही है कि भाई अब सोचना पड़ेगा कि क्या करें। मेरा स्टैंड हमेशा इसमें वही रहता, अगर मेरे रहते रहते दूसरी जगह मुंह मार रहा है मेरा आदमी, तो सीधी सी बात है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना फिर उसकी लाइफ में, तो फिर मैं रहूँगी नहीं। सिंपल सी बात ये रहती है। लेकिन हर कोई ये स्टैंड नहीं लेता। हज़ारों लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें पता है चीटिंग हो रही है, फिर भी वो रह रही हैं। उनका कहना होता है कि ऐसी चीटिंग करके हम जाने देंगे क्या, हमारा और हमारे बच्चे का हक है, हम तो लड़के लेंगे, हम तो छुटा के लेके आएंगे। तो भाई छुटा के लेके आने के बाद किसी की झूठन लेना बस की मेरे तो नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, एक बेइज्जती वाली सी बात है ना कि मेरे रहते रहते, जो उसमें बाजीराव में मैंने पिक्चर नहीं देखी, लेकिन एक डायलॉग था ना कि आप हमारी जान ले लेते, वो चलता, लेकिन आपने तो गुरूर ही छीन लिया। तो वो वाली बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कि हम किसी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और वो कहीं जाके चीट कर रहा है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हर एक का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी को चलता है, किसी को नहीं चलता। तो आप ध्यान से ये देखो कि 5 साल पुरानी बात है और उसमें थोड़ी बहुत गलती आपकी भी आपको लग रहा है कि है, तो उस तरीके से सोचो। अगर लग रहा है कि ठीक है चलो हो गया अभी सब कुछ नॉर्मल है, तो 5 साल काफ़ी लंबी अवधि होती है। और अगर वो अब आके आपको बता रहे हैं तो मे बी ये भी हो सके कि भाई उनको उस टाइम पर उन्होंने कुछ करी गलती, अब वो उसमें भी गिल्ट में है, उनको लग रहा है, वो आपको बता रहे हैं, है ना। आपको खुद तो नहीं पता लगा स्पाई करके उनके ऊपर, तो वो भी एक चीज़ है कि शायद वो ऑनेस्टी पे हैं, तो सेकंड चांस बनता है ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है, मेरी शक करने की बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे पति हर बार बोलते हैं कि मैं सही हूँ, अपने दिमाग से शक निकाल दे, फिर भी सब कुछ सही लगेगा, पर मैं अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे और हस्बैंड के बीच दूरी बढ़ रही है, मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। क्या मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए? मैं 24 आवर्स में से 20 आवर्स एक ही बात सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ, मैं यही कहने जा रही थी कि अगर इतना कुछ है और आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मेडिकल ट्रीटमेंट सीख कर लो आप। नेक्स्ट मैम, मेरी जेठानी है, बहुत जलनखोर है, इतनी जलनखोर, जब जब मैंने बेबी किया तब उन्होंने भी किया है। सास भी उनके बच्चे को प्यार करती है, मेरे बच्चों से बोलती भी नहीं है। मेरे बेटे का बर्थडे मेरी जेठानी के बर्थडे के दिन है, पहले वो सेलिब्रेट नहीं करती थी, लेकिन अब 4 साल ज़रूर कुछ ना कुछ पूजा रख देगी, मेरे बच्चे का दिन ख़राब कर देती है। काफ़ी गुस्सा आता है, क्या करूं, क्योंकि बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाती। इस बार तो केक भी कट नहीं करा मैंने, कोई बच्चे से इतना जलन कैसे रख सकता है। आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करो। देखो, एक आध बार ऐसी कंडीशन बनती है ना कि बच्चे के बर्थडे पे किसी ने कुछ रख लिया तो बात अलग है, लेकिन अगर ये चीज़ हर बार होती है तो आप बच्चे का बर्थडे बार बार स्पॉइल ना करें, है ना। उनसे पहले आप अपना ओकेजन प्लान कर लें, बर्थडे पे क्या करना है, और लोगों को इनवाइट कर दें और बता दें। अगर वहाँ नहीं भी, वो फिर भी रखती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, बाबू का बर्थडे, आप अपना स्टैंड लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी जेठानी के भतीजे की शादी है, उनके मायके से हमारे पास इनविटेशन आया और मेरी जेठानी भी मुझे बुला है चलने के लिए, लेकिन मेरे मायके वाले उनको नहीं बुलाते हैं। किसी फंक्शन वगैरह में पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था इस वजह से, तो मुझे उनके यहाँ जाना चाहिए या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई मी। आप जाओ, आपका और वहाँ का रिलेशन आपका है, आपके हस्बैंड और उनका उनका है बीच का, आपको जाना चाहिए।
नेक्स्ट, दीदी मेरे ससुराल की पूरी फैमिली में सिर्फ हम ही हैं जो बाहर सिटी में रहते हैं, बाकी सब गांव में हैं, इस वजह से सबको हम दोनों के अंदर बहुत बुराइयां दिखती हैं। अच्छा, हम चाहे कितना भी कुछ अच्छे से रिश्ता निभा लें बट फिर भी सबको बुराई ही दिखती है, क्या करें, बहुत परेशान हूँ दी मैं। तो देखने तो बुराई, ऐसा है ना भाई, किस किस को कब कब कहाँ कहाँ तक बोल के बताओगे। जब कभी ऐसी क्रूशल कंडीशन आएगी ना, सच में परिवार को आपकी ज़रूरत होगी, आप खड़े होगे, तो जो बुराई जिंदगी भर होती रही वो एक झटके में धुल भी जाती है ना। तो अगर एक गलत फहमी है जो क्रिएट हो चुकी, जलकुकड़ापन कह लो या कुछ कह लो कि आप शहर में रहते हो, किसी की गलत फहमी का इलाज नहीं है हमारे पास। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल जो हैं वो बने रहें, और जब कंडीशन आती है कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी मदद की, किसी भी तरीके की फैमिली के लिए कि हाँ इन्होंने क्या किया, उस टाइम हम कर देंगे जो हमें करना। तो प्रूव हो जाता है कि लोग हमें चाहे कितने ही गलत कह रहे थे, देखो टाइम पे हम ही काम आए, है ना। तो इतना स्ट्रेस मत लो, कोशिश कर सकते हैं हम दूसरों के नज़र में अपनी इमेज ठीक करने की, लेकिन अगर किसी ने ठान ही ली है कि हमारी बुराई ही करनी है तो फिर उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। पूरे जतन से आप अपना अपना वो संभालो कि मेरी इमेज है क्या, एक्चुअली में मैं क्या हूँ, बस। नेक्स्ट, दी आपका जो मंगलसूत्र है वो कितने ग्राम का है, डेली वियर में टूट तो नहीं जाएगा, हमको लाइट वेट ही पसंद है, प्लीज़ रिप्लाई डेली वियर कलरफुल ईयरिंग जो आप पहनती हैं उसकी लिंक शेयर कीजिए। एक तो वो मंगलसूत्र नहीं है, आप लोगों को बार बार वो मंगलसूत्र लगता है, वो उसमें कोई काला धागा है ही नहीं, वो प्रॉपर गोल्ड और डायमंड का तनिष्क से पेंडेंट सेट है, ठीक है। और वो और उसके साथ छोटे छोटे कान के आए थे, और ये दोनों चीज़ें मिला के लगभग 1.5 तोले की थी, तो उसके कान के बहुत छोटे हैं, वो आधे तोले के भी नहीं है। तो जो चेन है जो मैं पहनती हूँ पेंडेंट, वो 1 तोले से ऊपर का है, और वो देखने में पतला है लेकिन उसकी चेन काफ़ी मजबूत और ठोस है, और जो पेंडेंट है ना वो भी काफ़ी मजबूत है, ऐसे नहीं है कि वो पत्ता सा है, वो मोटा है ना। तो मजबूत है, मतलब डेली मैं कहीं भी नहीं जा रहा, वो इतने साल से मैं पहन रही हूँ, लगभग 2 साल तो मुझे हो ही गए कि जरा मरा सी देर को उतारती हूँ। जैसे अब मैंने उस दिन शादी की वजह से उतारा था, तो आज मैंने मंगलसूत्र पहन लिया, नहीं तो वो ही पड़ा रहता है 365 में से शायद 300 दिन, तो टूटता वूटता तो कुछ नहीं है। अगर छोटा भी लेना है ना तो वो 1 तोले से गले के लिए ऊपर का ही लेना चाहिए, या 1 तोले का एटलीस्ट, इससे नीचे वाला उसमें टूटने का डर बना ही रहेगा। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी एलकेजी में है, वो लिखती नहीं है अच्छे से, बहुत टाइम लगाती है। इस समय चाची सास की बेटी आई है अपने बच्चों के साथ, पूरा घर चिड़ियाघर बना हुआ है, वो बस खेलने में ही मन लगाती है और पूरा दिन बस फ़ोन मांगती है। मैं सिर्फ 10 मिनट ही देती हूँ, ऑफिस से आने के बाद पूरा दिन वो ननद की बेटियों के साथ फ़ोन देखती है। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊँ, क्योंकि और किसी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो बच्चों के साथ ना बच्चे बच्चे हो जाते हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर लें नहीं संभाल पाओगे, और दूसरे आप वर्किंग हो, तो आप बस ये है कि जब सोती है वो आपके पास, या जितनी देर भी आपके पास आती है ना, तब आप उसको बताओ कि बेटा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम। अब एलकेजी की है, छोटी है, वो नहीं समझेगी, तो आप ये मान के चलो कि ये एक ओकेजन है, वो बच्चे बाहर से आए हैं, वो हो रहा है। हमारे यहाँ भी होता है, जब भी कोई ओकेजन होता है, बच्चे जमा होते हैं, पढ़ाई की बैंड बज जाती है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ मतलब बैठा भी दोगे बच्चे को अलग रख के, एक तो बुरा सा लगेगा सारे बच्चों को आपस में, और फिर भी वो कर नहीं पाने का जो भी पढ़ रहा है। तो आप ये मान के चलो कि 4-6 दिन जो भी है वो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बाद में उसको कवर करना होएगा। तो लेट हर इंजॉय, बस ये है, उन्हें यही समझाओ सारे बच्चों को कि फ़ोन की बजाय कुछ और खेलो, इतना भी हो जाए तो बहुत है। मैं तो यही करती हूँ जब सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाय दी आपसे कुछ सजेशन चाहिए, मेरी 2 बेटियां हैं, 4 साल की 10 साल की। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं पर वो ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम होती है। मुझे उनकी हेल्थ और हमारे फ्यूचर की टेंशन होती है। हस्बैंड कहते हैं फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट ख़राब कर रही हो, मैं क्या करूँ। वो तो उनकी बकवास करने की वो है कि अपनी कमी छुपाने को कुछ भी कह दो। फ्यूचर की चिंता में शराब पीने से ऑब्वियसली आपका शरीर ख़राब ही होएगा। जितने साल चलते होंगे हो सकता है उतने साल ना चलो, पहले ही कोई बीमारी पकड़ ले। तो आपका कहना तो बिल्कुल जायज़ है, वो तो अपने ऐब को आगे कंटिन्यू रखने के लिए कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं, वो कोई सिर पैर नहीं है उस चीज़ का। लेकिन ये है कि बजाय झगड़ा करने के, ये बात है उनके बात में जो अगर पॉइंट निकालो कि
जब भी कुछ होगा उसकी चिंता में आप जो अब टाइम चल रहा है उस टाइम पे जो कलेश हो रहा है वो कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश आप अगर कर लो तो ये है कि कह दिया, ठीक है, नॉर्मली बात कर ली, उस टाइम पे थोड़ा कम बोल लिए, थोड़ा कम हंस लिए, थोड़ा कम स्मूथ रिलेशन रहा जब वो ड्रिंक कर रहे हैं। जब भी वो ड्रिंक नहीं करते आप बिल्कुल ऐसा माइंड ब्लोइंग रिलेशन रखो। मैं हमेशा, मुझे यही लगता है कि अगर इस तरीके का हम पैटर्न अपनाएं कि कहीं ना कहीं आदमी को खुद हिट करे कि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर का माहौल कितना अच्छा है, तब शायद उसको ये समझ में आना शुरू हो कि थोड़ी कम कर दूं या चल छोड़ देता हूँ, है ना। छोड़ने के बाद उसको मिलने क्या वाला है, वो जितना धमाकेदार होगा, वो जितना अच्छा होगा, उतनी उस शराबी की शराब छोड़ने में मुझे लगता है मदद मिलेगी, है ना। अब उसके दिमाग में इमेज क्या है, मैं दारू पी के आता हूँ घर में आके झगड़ा होता है, उसके लिए घर मतलब झगड़ा, उसको कोई समझ नहीं रहा एंड ऑल दैट, ये वाली चीज़ें। आप सिर्फ इतना करो कि भाई जब वो दारू पी के आते हैं तब आप नॉर्मल से भी कम बात करो, शांत रहो, दिखाओ कि हाँ आप नाराज़ हो, लेकिन चिल्लम चिल्ली मत करो। और जब वो नहीं पी के आ रहे हैं, जब नॉर्मल है ना, तब बहुत अच्छे से रहो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तब शायद धीरे धीरे वो बिना झगड़े के उनको रियलाइज़ होना शुरू हो, तब वो कम करें, है ना। तो दोनों की ही बात सही है, आपका टोकना जायज़ है, लेकिन वो जो वो कह रहे हैं फिलॉसफी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखें तो वो जारी है कि जो फ्यूचर में होगा वो तो होगा, लेकिन अभी भी सारा टाइम झगड़े में ही जा रहा, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेलो, थैंक यू मैम। प्रॉब्लम तो इतनी है कि हर वीडियो में बिना मेरे कमेंट किए ही मुझे मेरे 10 सवालों में से 8 के जवाब मिल जाते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरठ में मेरी ससुराल है और मायका दिल्ली में है। साल में 1 या 2 बार ही आना होता है। हमेशा ये इमेजिन करती हूँ मैं मेरठ आऊँ और आप मेरे सामने हो। एक बार सवाल किया था आपने बेटे के क्रिकेट या 10th क्लास के एग्ज़ाम, आज उसका रिजल्ट भी आ गया 90.8% और अब उसे पुणे एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। अब बस यही दुआ है कि उसकी मेहनत सफल हो। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। दोनों बेटियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, लव यू। चलो, बढ़िया लगा सुनकर, बच्चा सही जगह आगे ठीक मतलब ट्रैक पे चल रहा है। नेक्स्ट, हेलो दी, अपनी शादी की एल्बम शेयर करना, मुझे आपको और आपके मम्मी पापा को भी देखना है। मेरे पापा तो थे ही नहीं मेरी शादी में, उससे पहले एक्सपायर हो गए थे। मम्मी हैं, लेकिन वो एल्बम देखना अब मेरे लिए कष्टकारी ज़्यादा होता है। मैं उसको देख के खुश नहीं होती, उसको देख के मेरा मन भारी सा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने अब उसमें जो थे और अब नहीं है मेरे साथ, तो मैं अवॉइड करती हूँ उसको देखना। लेकिन हाँ, कभी निकालूंगी, अगर किसी दिन रखी हुई है तो लगा तो शूट करके शेयर करूँगी आपके साथ। नेक्स्ट, हाय मैम, मैसेज बड़ा है, प्लीज़ रीड कर लेना। मेरे मायके में कुछ टाइम से कलेश चल रहा है, भाई भाभी मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं। मम्मी अब अपने लिए खाना अपने आप बनाती है। कल भाभी से मम्मी की लड़ाई हुई तो भाभी ने बोला कि बस बेटी की पड़ी है, बेटे को प्यार नहीं करती। मैं तो आज तक उनकी लड़ाई में कभी बोली भी नहीं, हमेशा मम्मी को बोला है कि जो करते हैं करने दो, क्योंकि सुना है माँ के बाद भाई भाभी ही होते हैं। मुझे बहुत सी बातें बुरी भी लगी उन्होंने मम्मी के साथ जो भी किया, बट मुझसे बोला ही नहीं जाता कुछ। मम्मी को समझा देती हूँ, अपने आप टेंशन में रहती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही कि मम्मी के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रही हूँ, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में ना थोड़ा सा अलग रहता है और बेटियों से, या कह लो मेरे पीयर में इस तरीके का रिवाज था। शादी के बाद ना लड़की का वहाँ पे ज़्यादा रोल होता नहीं, और जब तक आप उसमें अटके रहोगे ना अपने मैके में कि यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या, मुझे लगता है आप अपनी गृहस्थी में भी पूरा ध्यान दे नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, हम बाहर से देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको असली चीज़ पता है। तीसरी, जो होता है ना कि मैं मम्मी के लिए स्टैंड नहीं ले रही, मुझे हमेशा लगता है भाई माँ बाप मेरे हों या मेरे पति के हों, जो हमें पैदा करके हमें पाल पोस के इस लायक बना सकते हैं कि आज हम यहाँ चबड़ चबड़ कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या कुछ भी हम अपने स्टैंड ले रहे हैं, जो हमें इस लायक बना सकते हैं, वो बूढ़े ही तो हुए हैं। वो अभी भी इतने कैपेबल हैं कि उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा। अगर वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे या वो किसी अपने बच्चे की बात सुन के ले रहे हैं, है ना, तो वो भाई माँ बाप हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते कि जाके हम बचाएंगे कि नहीं मेरी माँ को ऐसे कैसे कर, भैया वो माँ है। अगर उनका मन होगा ना, जब वो अकेले बना खा सकती है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल के बाहर भी खड़ा कर सकती है। जिस बहू को वो विदा करवा के लाई थी ना, उस वो बहू को और बेटे को वो अकल ठिकाने भी लगा सकते हैं। ये माँ बाप का अपना स्टैंड होता है, वो लेट इट भी कर देते हैं कि चल छोड़।
या बुढ़ापे में आगे ही नहीं तो करना है, अब कब तक पकड़े रहेंगे, वो चीज़ है। अब आपको जो है, आप अपने घर में रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर आपकी मम्मी खुद कहे कि बेटा तू मेरे लिए कुछ बोल नहीं रही या मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तू आके देख, तब आपको घुसने की ज़रूरत है। आप सेल्फिश बिल्कुल नहीं हो रहे हो, लेकिन हाँ ये ना हो आपके सामने ही आपकी मम्मी को कुछ कह रहे हैं भाई भाभी, आपको भी लपेट रही हैं भाभी, आप सिर्फ उन्हें इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि जी माँ के बाद भाई भाभी होते हैं, ना हो भाई भाभी भी गलत सुन के थोड़ी लेंगे किसी की, है ना। तो न्यूट्रल रहो, लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि भाई घुसो या चौधराई दिखाओ इस बीच में, तो दिखाओ, अदरवाइज रहने ही दो। कल को वो लड़ मार के पता लगा एक हो गए, बुरा कौन आप। तो थोड़ा सा ना साइड लाइन होके ही देखना चाहिए शादी के बाद मैके के मुद्दों को। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, मेरे पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ड्रिंक करके कई बार गाली मारपीट भी करी है। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले, वो आज भी उससे बात करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ हॉस्पिटल भी जाते हैं। गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं उसके। मैम मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प। हे भगवान, ऐसे ये वाली जो गर्लफ्रेंड होती है ना, ऐसे वाले जो पति होते हैं, मन करता है इनके चप्पलें बजाए, और इतनी बजाए जब तक चप्पल ना टूट जाए। एक तरफ तो इनसे हुआ नहीं जाता, बीवी इनसे संभल नहीं रही, गर्लफ्रेंड पाले बैठे हैं जैसी वो गर्लफ्रेंड, 2 बच्चे भी वहां भी निकाले हुए हैं और यहाँ पर भी बॉयफ्रेंड भी नहीं छूट रहा। वो 2 बच्चे जिसके हैं उनके साथ जाना अस्पताल, इन्हें क्यों लेके जाना है। तो ये गंद है, लिटरली चलता फिरता सोसाइटी में। तो इन्हें तो जितना तोड़े उतना बढ़िया, ऐसे इश्क से लदे पदे गधों को। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है भैया, अपने अगर आपके बच्चे होंगे यहाँ पर, तो उनके ऊपर सोच लो कि भैया इनका नाम लेके जहाँ इतने साल निकाले इस आदमी के साथ ऐसे रहना है। जो वो साइलेंट डिवोर्स वाला होता है ना, कि ठीक है रह रहे हैं, पति पत्नी का टैग लग रहा है, बाकी मतलब तुझसे कुछ नहीं। अब जिस गर्लफ्रेंड को अस्पताल ले जा रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, ये कर, वहीं जा वहीं मर, कुछ भी कर। आप अपने बच्चों की माँ बन के उस घर में रहो। बाकी ऐसे दिलद्दर आदमी से मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि इसको ऐसे हैंडल कर लो, वो ऐसे वापिस आ जाएंगे। बच्चा थोड़ा ही है जो अपनी शादीशुदा बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहा है, और जो वो पगलोटी उसके साथ जो लग रही है वो भी कम नहीं है। तो गंद में क्यों ही घुसना है भाई, सब्र कर लो कि ऐसा नमूना पति आपको मिल गया। अपने बच्चों को देख के अपना जीवन एक साइड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, दी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए प्लीज़। मेरे भाई ने एक लड़की के साथ मिलकर भाभी को चीट किया, भाभी को पता चल गया एंड भाभी अपने मायके चली गई है सिंस लास्ट 4.5 ईयर्स। एक भतीजा है मेरा 12 साल का, उसको अपने साथ ही लेके गई है। भतीजे की बात भी नहीं करने देती मेरे भाई एंड हमारी फैमिली से। भाभी को दूसरी शादी नहीं करनी एंड भाई मेरे मम्मी पापा के साथ रह रहा है। अब भाई कह रहा है उसने वो लड़की से कनेक्शन कट कर दिया है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि एक दूसरी लड़की से पहले ही पता लगाया था भाभी ने। अब लास्ट मंथ फैमिली मीटिंग में बात करके भाभी ने बताया वो तभी वापस आएंगी जब सेपरेट घर लेकर उनके नेम पर लिया जाए फॉर आवर फ्यूचर सेफ्टी। क्या करना चाहिए हमें दी। आपकी भाभी बिल्कुल सही कर रही है भैया, कोई भी समझदार लड़की यही करेगी। अब आपके भाई को देखना है, चाहिए वापस बीवी तो उसकी शर्तें सारी माने और फिर ले अपनी शादीशुदा। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज आया है भाई, बहुत ही लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसे। नेक्स्ट, शायद ही मेरा क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 4 मंथ है लेकिन हस्बैंड अलग सोते हैं, बोलते हैं कि रात को नींद चाहिए मुझे, वो पहले हैं मेरे लिए, बोलते हैं कि गर्मी में सो जाया करूँगा। देखो ये अर्ली पेरेंटिंग की होती हैं, उनके भी कहना सही है, तो एडजस्ट कर लो। अभी इस टाइम पे ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। नेक्स्ट, दीदी मंडे को मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी एक्टिवा से, मैंने गोल्ड के टॉप्स पहने हुए थे बट गाड़ी चलाते समय मुझे एकदम से एक टक का साउंड आया। मैंने सोचा कि मेरे हेलमेट के बटन की साउंड है और मैं आगे बढ़ गई, डॉक्टर को दिखाया, घर आ गई। उसके अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे कान में वो ईयरिंग ही नहीं है। बहुत खोजा पूरे घर में बट नहीं मिला। मुझे जो उसका दूसरा पेयर जिसको देख देख कर बहुत दुख हो रहा है, मैं कैसे दुख से फ्री हो पाऊँ, प्लीज़ कुछ सजेशन दें, कैसे भूलूँ। देखो ये भूलने वाली चीज़ नहीं होती, आपको हमेशा याद रहेगा, बट उस वाले को उतार के अब निकाल के रख दो ताकि वो निगाह में बार बार ना आए। कुछ दिन तो रहेगा क्योंकि अब तो गोल्ड के वैसे ही रेट इतने हैं। और मतलब मेरी मम्मी और हमारे यहाँ कहा जाता था कि बता अपने हाथ से दे दो
तो लाख रुपए का भी सब्र आ जाता, खोए हुए 10 रुपए का भी नहीं आता। तो आपका तो गोल्ड का बुंदा खोया है, तो भूलोगी तो इसको नहीं, लेकिन हाँ आप ध्यान अपना इधर उधर डाइवर्ट ही कर सकती हो। तो जो उसका टूटा हुआ एक जो पेयर आपके पास बचा है, मतलब उसको अब निकाल के ऐसी जगह रखो जो आपकी निगाह में बार बार ना आए, और दूसरे पहन लो। अब थोड़े दिन बाद थोड़ा भूल जाओगी। नेक्स्ट दिया आपने बोला कि रूम लेकर रहो, हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही हैं, तो हम उससे प्लॉट लेंगे कि घर बनाएंगे कि आगे क्या करेंगे बच्चों का। आपको तो पता है 5 लाख में सिर्फ प्लॉट भी नहीं आएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ 5 लाख में प्लॉट भी नहीं आएगा, इसलिए उस 5 लाख को कर दो इन्वेस्ट, जहाँ वो रिटर्न दे, कुछ कमा के दे। और फिलहाल अपना हाथ जितना टाइट कर सकते हो उसमें करके किराए पे घर लेके उसमें अपनी गृहस्थी शुरू करो। कोशिश करो कि उन 5 लाख में हाथ ना लगे बिल्कुल भी, जो आप कमा रहे हो उसी में सर्वाइव करो। फिर धीरे धीरे उसमें से भी आप बचत करनी शुरू करोगे। तो स्थिति मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट दी मेरी देवरानी मुझसे जलती है और दूसरों के पास मेरी बुराई करती है, मेरे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करती है। तो मज़े लो उनकी एक्टिंग के, अवार्ड दो उन्हें। जब हमें पता होता है सामने वाला झूठ बोल रहा है तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। दुख तभी तक होता है जब हम सच मान के उसकी बात सुन रहे हैं और बाद में हमें पता लगता है कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हमें पता होता है ना झूठ बोल रहा है, फिर वो झूठ बोल रहा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में। हाँ भाई बोल कर शुरू अपनी परफॉर्मेंस, तो चिल मारो। आपको पता चल गया ना, बस आगे से उससे सावधान रहना है थोड़ा। नेक्स्ट, और बीच बीच में जहाँ से पता चली है वो बातें भी घुमा फिरा के बता दिया करो उसे, टोंट के उसमें, या थोड़ा बहुत तंज के समय में, ताकि उसको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ जी जेठानी जी को बाहर का भी पता चल जाता है मैं क्या गाने गा के आ रही हूँ, उससे भी थोड़ी कमी आएगी। नेक्स्ट, हाय मैम, कई दिनों से मेरे मायके में कलेश चल रहा है। हम 2 हैं, भाई बहन है। मेरा भाई भाभी मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो बोल के नहीं जाते, तो मम्मी अपने लिए खाना अपने आप बनाने लगी। कल मॉर्निंग में मम्मी और भाभी की लड़ाई हुई तो भाभी ने बोला कि अपनी बेटी को चाहती है, बेटे को प्यार नहीं करती। उनकी जब भी लड़ाई हुई मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बोली, और उल्टा मम्मी को बोला आपको तो अच्छी बहू है और लोगों को तो बहुत बुरी होती है एटसेट्रा करके हमेशा मम्मी को समझाया। मुझे बहुत बातें बुरी भी लगी, तब भी चुप रही। जैसे एक बार भाभी ने मेरी मम्मी की वीडियो बनाई कि वो आटा चोरी कर रही हैं, क्योंकि भाभी को किसी को भी कुछ देना पसंद नहीं। मुझे बुरा लगा कि गलती कहीं ना कहीं भाई की है, क्योंकि उनको अपने ही घर से दान भी चोरी करके देना पड़ रहा है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, उल्टा मम्मी को बोलती हूँ जो करना है कर लें, दो उनके घर के, अब अच्छा करें या बुरा उनके आगे आएगा। मम्मी को समझा देती हूँ, बट मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं इसमें क्या करूँ। अब मैं आईडी चेक करती हूँ कि ये वही वाली हैं जो अभी जिनका बताया था या कोई और हैं, क्योंकि बहुत हद तक सिचुएशन सेम है ना? नहीं, अलग है, सेम ही सिचुएशन है, लेकिन इसमें भी वही है कि भाई आप बिल्कुल सही चल रहे हो, साइड में रहो, फालतू मत घुसो जब तक आपसे कोई सलाह ना माने। लेकिन आपके सामने अगर कुछ होता है तो फिर जो गलत लग रहा है उसको गलत को गलत, सही को सही कह दिया करो अगर आप वहाँ पर हो। लेकिन ये नहीं कि आप अपने घर से भग भग के जा रहे हो वहाँ पे जज बन के कि हम देंगे फैसला, वो वाली चीज़ पे मत पड़ना, वो आपके लिए गलत रहेगा। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। हस्बैंड टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट एंड ड्रंक रहते हैं। एक बार मेरी माँ का फ़ोन पर गाली गलौज की, माँ भाई और मुझे भी बहुत बुरा लगा। अब बात यह है कि मेरे मायके में सत्यनारायण जी की पूजा है, मैं और मेरे दोनों बच्चे इनवाइटेड हैं, लेकिन हबी को नहीं बुलाया। मैं कश्मकश को समझती हूँ, लेकिन हस्बैंड को नहीं बुलाया तो मुझे भी जाने का मन नहीं, क्या करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी। मत जाओ जब मन नहीं है तो, और अगर जाने का मन है तो जिसे बुलाया तुम तीनों को चले जाओ। इट्स कम्प्लीटली राइट दोनों ही साइड से। तो आपको देखो जैसे इच्छा हो ना वैसे आप कर लो, गलत कुछ भी नहीं है दोनों में से। अगर नहीं है मन तो मत जाओ। नेक्स्ट, दी मेरी नंद और मेरे बड़े पापा की लड़की दोनों इंस्टाग्राम फैमिली की बुराई करी। वो बोलती हैं कि उस पहले तेरा बोला तूने हमारी बुराई की तो उसने पार बड़े पापा बड़ी फैमिली फंक्शन था, मैं नहीं गई और आई उस बोला में ना कुछ नहीं किया। मेरी ननद और ससुराल वालों से तो मेरा रिश्ता ख़राब ही चल रहा है, तो मेरी सिस्टर से मेरा रिश्ता सही कर लेना चाहिए। हमारा बचपन से सिस्टर बॉन्डिंग अच्छी रही है, क्या करूं मैं? आपका क्वेश्चन ढंग से समझ ही नहीं आ रहा, इतनी खतरनाक स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं इसमें।
तो मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि आपकी नंद और मेरे बड़े पापा की लड़की दोनों इंस्टाग्राम फैमिली की बुराई कर रही हैं। आप ये कह रहे हो कि सिस्टर से तो मेरा रिश्ता अच्छा है नहीं, ससुराल वालों से रिश्ता खराब चल रहा है, तो सिस्टर से मेरा रिश्ता सही कर लेना चाहिए। देखो, ये ऐसा कुछ होता नहीं कि एक जगह खराब है इसलिए दूसरी जगह सही कर लेना चाहिए। हो सकता है दोनों ही जगह आपका बेकार ही रिश्ता हो या टॉक्सिक ही हो, तो हो जाए दोनों तरफ से ख़त्म। मेरा मानना तो यही है भाई कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास कुछ ना कुछ होना ही चाहिए रिश्तों के नाम पे। अगर हमारे पास 10-20 लोग नहीं है तो हम क्या ही करेंगे। अगर सही लोग हैं ना, वो 4 भी हैं आपके साथ, आपका जीवन कट जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, भगवान ना करे किसी की आए, कि हमारे पास एक भी रिश्ता नहीं बचा जी, कुछ ऐसी परेशानी आ गई, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, जो हम कर रहे हैं, हमें पता है कि वो गलत नहीं कर रहे हैं हम, तो खड़े रहो। भगवान साथ देंगे अगर आप सच में सही हो। और उसके बाद वो जो टूटे हुए रिश्ते हैं इधर उधर, जो इस टाइम पे आपके अपोज में खड़े हैं, ईश्वर ने चाहा तो वो भी आपके बाद में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही हो ना, अपनी जगह लगे रहो। तो क्वेश्चन मुझे अब किस बात पे झगड़ा हुआ था, क्यों इंस्टाग्राम फैमिली को आपके बुरा कह रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ से ख़राब है तो यहाँ तो कर ही लूँ। हो सकता है वहाँ से भी ख़राब है इसलिए रीज़न था कुछ, और यहाँ से भी रीज़न है इसीलिए ख़राब है। तो वो तो अंधों में काना चुनने वाली बात हो गई। अगर दोनों ही अंधे हैं तो दोनों को छोड़ो, कोई तीसरा आ जाएगा रिश्ता। दुनिया है, अरबों लोग हैं, खून के रिश्ते नहीं होंगे दोस्त बन जाएंगे, दोस्त नहीं होंगे पड़ोसी बन जाएंगे, पड़ोसी नहीं होंगे स्टाफ का कोई हो जाएगा, स्टाफ का भी कोई नहीं होगा, कोई तो मिलेगा। भगवान तो है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो बेफालतू में रिश्ते जो आपको खा रहे हैं, ऐसे किसी भी रिश्ते से ज़बरदस्ती जुड़ने की मैं सलाह कभी नहीं दूंगी। जिनसे लग रहा है कि हाँ इमोशनल बॉन्ड है, छोटी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तोड़ दो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, कर लो रिश्ता ठीक, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन नहीं है रिश्ता ठीक करने का, ज़बरदस्ती की कुछ तो करना ही है, उस नाते से कोई रिश्ता मुझे लगता नहीं ठीक करने के बाद भी ज़्यादा लंबा चलेगा। जब मन हो अच्छे से जुड़ने का तभी जुड़ो। नेक्स्ट, सुनीता जी मैं पीजीटी टीचर हूँ, उम्र 32 साल। कुछ दिनों से स्कूल स्टाफ में प्रॉब्लम चल रही है। झगड़ा मेरा नहीं बल्कि 1 to 8 और 9 to 12 टीचर 2 भागों में डिवाइड हो गए हैं। मेरा प्रश्न है 1 to 8 के टीचर जिनका उम्र 29 साल है, अगर बात नहीं करे, गुड मॉर्निंग विश नहीं करे, तो क्या उससे बोलना चाहिए? जबकि रहती भी मेरी बिल्डिंग में है, जाती भी उसी गाड़ी पर जिसमें और भी 8 टीचर हैं साथ में, मैं भी, सब लोग सीनियर है, लेकिन उससे किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती। मुझे क्या करना चाहिए? जब वो किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती तो आप इतना क्यों सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए? भाई आपके हाथ में है क्या? आपसे छोटी है, आप तो उसे गुड मॉर्निंग करोगे नहीं, हैं? या फिर उम्र में भी छोटी है, वैसे भी क्लास में भी छोटी है, तो आप तो उससे गुड मॉर्निंग करोगे नहीं। अब मान लो कोई बच्चा है, मेरा स्टूडेंट ही है मान लो, अब वो पहली या दूसरी का है, मेरा काम है उसे सिखाना गुड मॉर्निंग, तो मैं उसे बोल के भी कहूँगी कि हाँ बाबू गुड मॉर्निंग, स्कूल आते हैं बेटा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि मेरा काम है उसे सिखाने का। मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? लेकिन अगर मेरा 5वीं का कोई छात्र है और वो आया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं करी, या वो मुझे कहीं रास्ते में मिला, उसने मुझे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब कुछ नहीं करा, तो मैं क्या करूँगी? अब मैं उसे पकड़ के कहूँगी नमस्ते, या मुझसे क्यों नहीं कर रहा? अरे नहीं करा, नहीं करा, उसका दिमाग उतना, गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा वो जो भी है, लेकिन मैं कुछ करूँगी नहीं उसमें। तो अगर आपकी कोई सीनियर वो नहीं कर रही गुड मॉर्निंग तो ना करे। टोंट कसना है तो आप आगे से बढ़ के कह दो हाँ मैडम जी गुड मॉर्निंग, ये एक तरीका होता है। लेकिन जब पढ़ना ही नहीं है उस चक्कर में तो ठीक है, अगर वो करे गुड मॉर्निंग आप बड़प्पन दिखा के जवाब दे दो। ये नहीं कि तब तो तू कर नहीं रही थी अब क्यों कर रही है, ये वो, वहाँ आपकी मैच्योरिटी की कमी नज़र आएगी। लेकिन नहीं कर रही तो नहीं कर रही, उसमें आपके करने के लिए कुछ है नहीं कि अब मैं क्या करूँ। आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन नहीं देना, बस। नेक्स्ट दी, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। मैंने जिस स्कूल में ज्वाइन किया है उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है क्योंकि उस स्कूल में बच्चे कम थे। अब जो नए सेशन से हमें गाइड करेगा वो दूसरा स्कूल है। उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिया है, रिटन टेस्ट भी, समाओ मेरे मैथ्स में मार्क्स और टीचर से अच्छे आ गए तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़ाने को कहा, क्योंकि मेरे ऊपर एडमिन का वर्क भी है। मैंने मना भी किया पर वो नहीं माने। 1 to 8 कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, उसके साथ उन्होंने मुझे 4 और 5 का मैथ साइंस एंड 11 का कंप्यूटर भी दे दिया। इसके अलावा क्लास टीचिंग भी दी है 5 क्लास की। इतना वर्कलोड मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, उनका क्लैरिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा है।
कम से कम 6 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, लाइक क्लास टेस्ट, डोजियर, लॉग बुक, टीचर डायरी एक्सेट्रा। एक भी पीरियड फ्री नहीं दे रहे। मैथ्स मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, मैथ्स समझा तो देती हूँ पर बच्चे कॉपी ढंग से नहीं बना रहे हैं, कभी ओनली आंसर लिख देते हैं, कभी सम स्किप कर देते हैं। सारे सम कराने के बाद भी मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊँ और उनका काम कैसे चेक करूँ कि सारे करके लेके आएँ। और मैं मैनेजमेंट के आगे अपनी बात कैसे रखूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ, मुझसे नहीं संभल रहा। यहाँ सैलरी भी नहीं है, बस 13K दे रहे हैं और 11 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली या कंटिन्यू करना चाहिए? इन्हें एक टास्क और चैलेंज समझकर कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प। देखो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। आपने एंड में भी कहा ना कि इसको एक चैलेंज या टास्क समझ के करूँ या नहीं करूँ। अगर आपको लग रहा है, देखो अगर आप ये कर गई, ग्रोथ तो है, लेकिन 13,000 में 11,000 में सैलरी में जो दे रहे हैं और एक भी पीरियड फ्री नहीं दे रहे। एक ये होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें मिल क्या रहा है, और वो बहुत कम है ना। लेकिन अगर ये है ना, आप इसको ये मान के चलो कि ठीक है मैथ मुझे को अभी पढ़ाना नहीं आ रहा, एक कर लूँगी, एक आध साल जब पढ़ा लोगे तो पढ़ाना आ जाएगा। बट मेहनत तो है मैथ पढ़ाने में, मुझे भी लगता है, मतलब और विषय से ज़्यादा है ना। तो इसमें क्या होएगा, अगर आप काम कर रही हो अपना बेस्ट दे दो, अगर वो अप टू द मार्क नहीं होगा, एक तरीका तो ये है कि वो खुद ही कहेंगे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा। हालांकि थोड़ा जलील करेंगे कि आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा। उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जितना हो रहा उतना करो। जब तरीके से नहीं होगा, अपने आप देखेंगे कि भैया वर्कलोड बढ़ गया। एक बार पहले भी आया था कि मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। वो मैम भी इसी तरह परेशान थी, तो मैंने उन्हें यही एग्जैक्ट सलाह दी थी कि भैया आप अपना जितना हो जाए उतना करो। बिगड़ रहा है, कम हो रहा है, अप टू द मार्क नहीं हो रहा, इस चक्कर में मत पढ़ो। जो आपसे आराम से, मतलब आप अपना बेस्ट दे रहे हो, कर लिया ठीक है, उससे आगे की आपकी गुंजाइश नहीं है, उतने में आपका काम चल रहा है मैनेजमेंट का, ठीक। नहीं चल रहा, आपके पास पॉइंट है कि भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अब इतनी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी कम होएगी होएगी। फिर वो अपने आप सोचेंगे कि भैया करके तो ये दे नहीं रही, इससे ज़्यादा अब इस पर करवाएं, इसी लेवल का इससे काम लें, या फिर इसका वर्कलोड कम करें, या तीसरा ऑप्शन वही होगा कि भाई नौकरी छोड़ो। तो दूसरी नौकरी, जब इतनी परेशानी हो ना, आपको हमेशा अपना दिमाग चलाते रहना चाहिए कि रिज्यूम कहाँ लेना है, या यहाँ से अगर छूट गई तो मैं क्या करूँगी। अपना प्लान बी भी रेडी रखो, और वर्कलोड का ना प्रेशर मत लो। मैं अपने अगर टेक्निक को भी देखूं तो यही है, प्रेशर मत लो वर्कलोड का। आ गया काम, उसे थोड़ा सा एनालाइज करो क्या है कितना है, और उसमें जो आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना कर दो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। अब एक तसल्ली रहती है कि हमने अपना बेस्ट कर दिया, अब उससे ऊपर की गुंजाइश ही नहीं है। मान लो अगर कोई मोटरसाइकिल को कहे कि भाई तू ट्रेन की गति से दौड़, है ना, तो हम कितना भी उसे एक्सेलरेट करेंगे, वो ट्रेन थोड़ी बन जाएगी। बात ये है, अब एक वर्कलोड है, बढ़ाने की, काम करने की सीमा है हर इंसान की। आदमी को दिए जा रहे हैं काम, या पढ़े जा रहा है, वो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये होगा ना कि बस इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी इमरजेंसी हो। तो वो सीमा आपको अपनी पता लगानी पड़ेगी। अपना बेस्ट दो, उतने में जो हो जाए फिर देखो क्या होता है ना। ना हिम्मत हारो, ना एंजाइटी में जाओ, काम रहो बिल्कुल, और जो अच्छे से अच्छा कर सकती हो बस उतना कर दो, एंड रेस्ट लीव, कि भाई ये मेरा बेस्ट है, देख लो बस। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड ने इन लॉज से ज़रूरत पड़ने पर मेरी शादी की ज्वेलरी मांगी थी, बट उन्होंने ज्वेलरी के दोनों भाई के बताकर देने से मना कर दिया। फिर मैंने अपने मायके का गोल्ड मांगा, देवर की शादी की वजह से उन्होंने गोल्ड दे दिया, और देवर की शादी के लिए न्यू ज्वेलरी परचेज की है। अब मुझे ठगा वाली फीलिंग आ रही है, मैं क्या करूँ। ठगे वाली अभी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अभी अभी ले लिए, अब दोबारा एक बार मांगोगे तो शायद मिल जाए। अभी पूरी बाजी खत्म नहीं हुई है, अभी दोबारा मांगो एक बार ना, तब पता चलेगा क्या चल रहा है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे भाई की शादी है 2 महीने बाद, मुझे पूछना था कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगेगा। मेरी एज 29 है, मेरी शादी हो चुकी, शादी गाउन लहंगा या कोई और ड्रेस सजेस्ट करना, क्या चल रहा है आजकल। भैया हमारे यहाँ तो जितनी भी शादियों में जा रहे हैं, छोटा बड़ा नाटा मोटा, कम उम्र का ज़्यादा उम्र का, सब लहंगे पहन रहे हैं। कोई इक्का दुक्का साड़ी में, सब लहंगे पहन रहे हैं, ठीक है। और हेयर स्टाइल में परांदा चल रहा है, मिरर वाला, सादा, वो खूब चल रहा है। जैसे देखो आजकल ये है जो ट्रेंड में चल रहा है। बाकी मेरे को हमेशा ये लगता है, आप जो ढंग से पहन लो,
अलग से पहन लो, बढ़िया सा लग जाओ, वही ट्रेंड में आ जाता है अगर अभी तक नहीं भी है तो मैं तो पड़ती नहीं ट्रेंड के चक्कर में। मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वो पहन लेती हूँ। कई बार सबसे अलग दिख रहे होते हैं, मेक श्योर ये करते हैं कि भैया हम अच्छे लगें, नमूने ना लगें अलग दिखने के चक्कर में। बाकी ट्रेंड जो चल रहा चलने तो हम जो पहनना हम वो पहनेंगे। ट्रेंड हम लोगों के आनंद के लिए है, गुलाम थोड़ा ही है हम उसके कि ये चल रहा वही हम पहनेंगे। हमें जो पहनना वही ट्रेंड है, ये मान के चलती हूँ मैं। तो मैं नहीं देखती शुरू से कि ट्रेंड में क्या है मैं वही पहनूं ना, जो मेरे को अच्छा लग जाए मैं तो वो पहनूंगी। और मैं यही सलाह देती हूँ, ऐसे में आप यहाँ से फ्री रहते हो। नेक्स्ट, दी मेरा एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। ससुराल में नंद पहले तो बहुत अच्छी थी, अब जब से मैं जॉब छोड़ के घर पे तैयारी के लिए रुकी हूँ मुझे टॉन्ट करती है। मैं वेल ऑफ फैमिली से हूँ, मैके से, अच्छी अर्निंग थी मेरी अपनी भी। शादी लोअर क्लास में हो गई मेरी, अब नंद की उससे भी ज़्यादा गरीब में हो रही है। मैं हमेशा उसका सपोर्ट किया फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। बट वो अब मेरी जेठानी से मिलके मुझे बुरा भला बोलती है। मेरे हस्बैंड मुझे मायके छोड़ गए पढ़ने के लिए, बट मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही। मुझे चीटेड फील हो रहा है, इतना करके भी मुझे ही गलत समझा उसने, मेरी फैमिली तक को गलत बोला। अब मैं उसकी शादी में कितना इन्वॉल्व रहूं और आगे अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन रखूं इस सब में। देखो जी, मैं हमेशा वही कहती हूँ, ससुराल में ना ज़्यादा इमोशंस मत जोड़ो। जितने इमोशन जोड़ोगे ससुराल में, दोस्ती में, दो, देखो ब्लड रिलेशन जो अपने भाई बहन है, माँ बाप है, हम उनके साथ बचपन से रहे हैं, उनके साथ जो एक बॉन्ड है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मिले ना मिले, वो एक कहते हैं ना खून जोर मार रहा है, वो तो रहेगा। लेकिन जो शादी के बाद रिश्ते मिलते हैं ना, आप उनमें बढ़िया से रचो बसो, अपना मानो सबको, लेकिन बहुत ज़्यादा इतने अटैच मत हो कि हाँ वो खून के रिश्ते खून के होते हैं, कहना चाहिए वो वाली बात है। अब आज नहीं तो कल वो आपको बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग नहीं तो एक ना एक बार ज़रूर आएगी, धोखा मिलेगा ही मिलेगा और उस दिन आप टूटोगे। तो इसकी बजाय मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि जुड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेयर बचा के अपनी। बिल्कुल ये ना हो कि भाई वो गया या उसने कुछ बुरा भला कहा तो आप टूट के रह गए। जितना इमोशनली थोड़ा सा रिजर्व रहोगे दोस्ती में और बाकी इन लॉज वाले रिश्तों में, उतना सुखी रहोगे। बहुत ज़्यादा इतना मत जुड़ो किसी से कि जब उसे काटना पड़े ना तो आप ही कट जाओ। तो अगर ऐसे रहते तो अभी ये बात ही नहीं आती। खैर, अब हो गया, अब रह लो ऐसे, हो जाएगा। शादी में भी शामिल हो, सब कुछ हो, बुरा कह रही है कहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीज़ उसने खोई है आपको खो के, बस ये याद रखो, नुकसान आपका नहीं हुआ। नेक्स्ट, दीदी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? एक महिला के लिए ससुराल में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, पर ससुराल में अगर सास उससे कुछ भी कहकर चली जाए तो कैसे जवाब देना चाहिए? अगर हमें पता है सास बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, आपकी भाषा में कहें तो मुंह तोड़ जवाब देना दीदी का एक बार हमें समझ आ रहा होता है हमारे साथ गलत हो रहा है, हम क्यों जवाब नहीं दे पाते? क्या हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं पता? हम सोचते हैं अरे छोड़ो क्या कहना, अंदर से बहुत बुरा लग रहा है पर सामने से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। इसका मतलब दीदी हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं है। जिस दिन हमें इस बात का पता चला तो हम जवाब देंगे। अपने अंदर वो हिम्मत कैसे लाएं अगर हम जवाब दे देते हैं? हम ऐसे भी जवाब देना चाहते हैं दीदी आपको, जब कोई कुछ गलत बोलता है आप कैसे लॉजिकली सोचते हो मुझे आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि हमारे जैसे इंसान कई बार बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या बोलें। तो दीदी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि जब कोई हमसे बकवास करे हमें उसका मुंह बंद कर देना है, ताकि वह आगे से हमें पता है वह तो बहुत गंदा झाड़ेगी, वो हमें छेड़े नहीं। फिर दीदी आपकी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुन के ज़िंदगी बदलती जा रही है। सारी कहानी का सार ये है कि जवाब देना है, कैसे दें, कैसे हिम्मत लाएं। तो एक बार जब मैं अपने साथ की टीचर को समझा रही थी ना, तो उसने कुछ अपने घर में कहा था, तो उसने बोला जिस जैसे उसने बताया कि ये हुआ, तो मेरा रिएक्शन ये था कि तूने ना ज़्यादा बोल दिया, शब्द तूने गलत चुन लिए, इतना नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ तू टेक्निकली गलत दिख रही है। ये बात हो गई। तो उसको समझाते समझाते मेरे मुंह से एक उदाहरण निकला कि जुबान चलाना भी ना साइकिल चलाने या बाइक चलाने जैसा ही है। तो आपको पता नहीं चलता स्टार्टिंग में कि आपको ब्रेक कहाँ लगाना है, या फिर आपकी साइकिल चल ही नहीं रही होती। तो जैसे जैसे आप चलाते जाते हो आपको प्रैक्टिस हो जाती है साइकिल या बाइक चलाने की। तो सेम आपका जुबान का भी हिसाब है, बोलने का भी।
है ना। आपको स्टार्टिंग में जब आप ये बोलना शुरू करते हो, तो अगर जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो वहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू होनी हुई कि हाँ जी हमें डील करना है लोगों को, बच्चों को 30 35 40 या है ना अलग अलग तरीके का, या स्टाफ में। लेकिन अगर आप घर में रहते हो, आप 4 6 जनों में ही रह रहे हो, तो आपको वो बोलना एक दिन में या एक महीने में नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा। और हमेशा देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर दूसरे की हम बेइज्जतियां कर रहे हैं और तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाजिबा। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी है कि भाई अपनी भी कोई इज्जत है या नहीं है। अब मान लो सामने से, इस पे पूरा वीडियो का टाइटल बना हुआ था, सामने से कोई कुत्ता या बंदर आके आपको कुछ मार के चला गया, झपट्टा या कोई चीज उठा के फेंक दी बंदर ने, कुछ है। अब आप उसके पीछे बंदर के पेड़ पे चढ़ोगे क्या कि अरे तूने मुझे कैसे मारी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं तो तुझे बदला लूंगी। आपको दिख रहा है कि भाई उसमें दिमाग नहीं है, वो जानवर है। अब वो करके चला गया, आपको गुस्सा आया, गालियां दे ली आपने खड़े होकर उस जगह पे, लेकिन आप उसके पीछे तो नहीं चढ़ जाओगे पेड़ पर कि उसे मारने, या कुत्ते के पीछे दौड़ोगे कि आज मैं तेरे से बदला लूंगी। तो अगर कोई हमें कुछ भी बक के चला जा रहा है ना, जरूरी नहीं है कि हम उस हर बकने का रिएक्शन ही देने बैठे, तब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगा। और अगर हमने रिएक्शन नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी बात होती है कि भाई अपनी भी थोड़ी सी इज्जत कर लो, खुद भी, और खुद करोगे तो दूसरा भी करवा लेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई भी अनर्गल आपकी बेइज्जती ऐसे ही ना करके चला जाए कि कोई नहीं मिला, लो जी पंचिंग बैग है, इसे बजा दो, है ना। या फिर 7 जनों के 4 जनों के बीच में आपको कुछ भी बोल दिया, आप वैसे ही ले रहे हो, आपको आदत पड़ गई कोई लेने की। तो जब आपको लगे कि भाई ज़्यादा हो रहा है, आपने बीच में एक आध बार उसको कर देना है कि भाई इतना नहीं लूँगी, या ऐसे मत बोलो, या मैं भी जवाब दे सकती हूँ। आपको जवाब देना नहीं है, सिर्फ धमकी दे दो स्टार्टिंग में कि भाई मैं भी पलट के बोल दूँ तो बहुत गंदा सा लगेगा। तो सिर्फ इतना भी कर दोगे ना, तो भी सामने वाले को एक लग जाता है कि हाँ भैया यहाँ से पलट के जवाब आ सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कोई भी बिल्कुल ये ना समझे कि हमें दूसरे की बेइज्जती करनी है या हर दूसरे की बात का जवाब देना, तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, नहीं तो हम तो अपनी इज्जत ही नहीं करते। कई बार किसी गंद बकने वाले आदमी को जवाब ना देना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई मेरा भी कोई लेवल है, मैं तेरे से थोड़ी बकवास करूंगी, तुझे जो करना कर। नेक्स्ट दी, मैं 2 वीडियो से एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज़ आंसर। हेलो दी, आप तो हम बहनों के लिए टॉर्च का एनलाइटमेंट हो। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा 6 क्लास में ICSE बोर्ड में है, वो स्टडीज़ में अच्छा है, पर कोई और स्कूल में जो टीचर लिखवाते हैं वो लिख के नहीं आता, पता नहीं क्या रीज़न है। एक बार उससे पूछी भी और कई बार उसको मारी भी, पर वो लिख के नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत लिखता है, बाकी सब कुछ नहीं लिखता। आप कह रही हो 2 वीडियो से आप ये कमेंट कर रहे हो, लास्ट वीडियो में मैंने इसका जवाब दिया था। आप वो वाला लास्ट वाला वीडियो, इससे पहले वाला खोल के देख लो, दिया है उसमें मैंने जवाब। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ रिप्लाई, मेरा एक क्वेश्चन है। 14 मई को मेरी छोटी सगी बहन की शादी है, 14 मई को मेरा BTC 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। ये वाला भी मैंने लिव लाइफ ईजी वाले पे जवाब दे दिया इसका। नेक्स्ट, कैसे हो आप? आपने पहले मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, थैंक यू। मैंने MCOM DED कर रखा है, मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, इसलिए अभी टीचिंग जॉब छोड़ रखी है, बट मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मेरे बहुत सारे कस्टमर है, बट अब मेरा स्टिचिंग में मन नहीं लगता। बहुत कोशिश की पर पहले की तरह एक्टिव नहीं रह पाती। हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, 2 बच्चों की और घर की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है। अगर आपको उस स्टिचिंग के पैसों की ज़रूरत है और अगर वो आप स्टिचिंग छोड़ देती हैं तो आपको लगता है खालीपन सा है लाइफ में, तो देखो मन है नहीं है, पहले जितना कर रहे थे नहीं कर रहे थे, जितना हो पा रहा कंटिन्यू रखो। क्योंकि ये जो है कि थोड़ा कर रही हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन कम है। अब बिल्कुल ही कुछ नहीं करोगी ना और ये भी छोड़ दोगी, जैसा पढ़ाई की तरह आपकी स्टिचिंग भी छूट गई, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट दी, जो ये नोएडा में मेड प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या मेड रखनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी को रोजगार मिल जाएगा जबकि हम वर्किंग ना हो? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वैसे मुझे पता नहीं है प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि क्या ये ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी को रोजगार देने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है क्या? रोजगार और बहुत है, या यही एक काम बचा है कि घरों में झाड़ू पोछा ही है? और कोई काम कर लें, दुनिया भर की मजदूरियों के काम है। तो ये थे एपिसोड 193 के सवाल। इसमें से 2 रिपीटेड हैं जिनके मैंने लास्ट में आंसर दे दिया, और 2 बेहद लंबे हैं जिनको मैंने छोड़ा है। उनके भी मैं कोशिश करूंगी आप कमेंट में रिटन में जवाब दे दूं, तो आप एपिसोड 193 में ही जाके
अपने क्वेश्चन के नीचे पढ़ लेना। मैं अभी शूट ख़त्म करके इसके नीचे टाइप कर देती हूँ, ठीक है। फिलहाल जितने दिए हैं जवाब, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी के काम का हो शेयर कर देना उसे, और अगले एपिसोड तक अपने कमेंट इस पे टाइप करना जो अब आप लेटेस्ट देख रहे हो, ठीक। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।